Hello everyone, welcome to our YouTube channel on Surya World School Pilot. Myself अशोक कुमार। आइए बच्चों, आज हम कक्षा 12 के चैप्टर नंबर 3 का अध्ययन करते हैं। इससे पहले हम भारत की जनसंख्या के संदर्भ में पढ़ चुके हैं चैप्टर 1 में। सेकंड चैप्टर में मानव प्रवास के बारे में हमने अध्ययन किया। आइए आज हम जानते हैं मानव विकास के बारे में। तो देखो बच्चों, मानव विकास से क्या अभिप्राय है? मानव विकास से क्या अभिप्राय है? शुरुआत में जब मानव विकास की गणना की जाती थी तो मुख्य रूप से एक ही चीज का अध्ययन किया जाता था कि प्रति व्यक्ति आय के आधार पर मानव विकास की गणना की जाती थी। समय के साथ में इसमें बदलाव हुआ और आज इसकी जो नई परिभाषा निकल के आई है, केवल प्रति व्यक्ति आय ही नहीं, जो नई परिभाषा निकल के आई जिसमें किन चीजों को जोड़ा गया है, तो देखिए इसकी जो परिभाषा बनती है वो क्या है। अभिप्राय देखो, मानव विकास स्वस्थ पर्यावरण, विकल्पों में वृद्धि, शिक्षा, स्वास्थ्य तक लोगों की पहुंच व मानव सशक्तिकरण की प्रक्रिया को मानव विकास कहा जाता है। देखो, प्रति व्यक्ति आय के साथ साथ में इसमें और क्या क्या चीजें जोड़ दी गई कि मानव को प्रति व्यक्ति आय तो उच्च हो ही, साथ में उसको स्वस्थ पर्यावरण भी मिले, उसके पास अपने सशक्तिकरण हेतु अनेक विकल्प हों, शिक्षा, उच्च शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा और उच्च शिक्षा तक उसकी पहुंच हो, स्वास्थ्य तक उसकी पहुंच हो, स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उसको मिल सके, स्वास्थ्य जो लाभ है वो वह प्राप्त कर सके, स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त कर सके। ये जो मानव सशक्तिकरण की ये जो प्रक्रिया है, ये क्या कहलाती है? मानव विकास कहलाती है। देखो, शुरुआत में जैसे कि मैंने बताया केवल प्रति व्यक्ति आय के आधार पर ही मानव विकास की गणना की जाती थी, लेकिन समय के साथ में इसमें बदलाव हुआ और अब मानव विकास की जो गणना है, मानव विकास की गणना कैसे की जाती है? देखिए, मानव विकास की गणना सन 1990 में, कब? सन 1990 में एक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। तो देखो, यूएनडीपी इसका शॉर्ट नाम है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के तहत इस संस्था द्वारा मानव विकास की गणना की जाती है। 1990 से लगातार यह मानव विकास की गणना करके अपनी प्रतिवर्ष अपनी रिपोर्ट तैयार करती है। अब देखो, जैसे इसकी एक रिपोर्ट देखते हैं हम 2016 की, और यह देखो मानव विकास की गणना करके उनको 0 से 1 के मध्य अंक प्रदान करती है, 0 से 1 के मध्य अंक प्रदान करती है। अब देखो, 1990 के बाद 2016 की अगर इसकी रिपोर्ट देखें, 2016 में इसने 188 देशों का अध्ययन किया था। कितने देशों का? 188 देशों का अध्ययन किया था। अब इन 188 देशों में अपना भारत भी था और इसकी गणना के आधार पर जो रिपोर्ट आई उसमें भारत का जो स्थान था वह बच्चों कौन सा था? 131वां। भारत कौन से नंबर पर था? 131वें नंबर पर, क्रम पर। 2016 का आंकड़ा है, 131 से नंबर पर। अब यह जो मानव विकास सूचकांक HDI मान देती है देशों को, उसमें 2016 में भारत है वो 0.624 के साथ अंकों के साथ, HDI मान के साथ मध्यम श्रेणी, देखो कौन सी श्रेणी? मध्यम श्रेणी में आता है। कौन सी श्रेणी में आता है बच्चों? मध्यम श्रेणी में। 2016 का ये एक आंकड़ा जो आपको मैंने बताया। प्रथम जो स्थान है
यूएनडीपी द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट में 2016 में, और लगातार वो क्रम पर बना हुआ है देश। तो प्रथम देश जो सर्वाधिक एचडीआई मान वाला देश, सर्वाधिक एचडीआई मान वाला देश कौन सा है बच्चों? नॉर्वे। कौन सा है? नॉर्वे। सबसे ज्यादा एचडीआई मान इसका है। अब देखो, अगर भारत के राज्य अनुसार वर्णन किया जाए या अध्ययन किया जाए तो प्रथम नंबर आता है बच्चों केरल का। एचडीआई मान, अगर भारत के राज्यों का एचडीआई मान ज्ञात किया जाए तो प्रथम नंबर पर आता है केरल। केरल का एचडीआई मान भारत में सर्वाधिक है। अब सबसे कम जो नंबर आता है वह है बिहार और उड़ीसा। सबसे कम उड़ीसा का, उसके बाद बिहार का, और सबसे ज्यादा केरल का। केरल में साक्षरता स्तर भी अच्छा है, स्वास्थ्य स्तर भी अच्छा है, पर्यावरण भी वहां का ऊंचा है ना। तो इस आधार पर प्रथम नंबर केरल का आता है और सबसे निचले पायदान के ऊपर है उड़ीसा। बिहार है, फिर छत्तीसगढ़ है और उच्च स्तर पर केरल है। अब देखो, 2011 से 2016 तक की रिपोर्ट में भारत के अंदर केरल ही प्रथम नंबर पर बना हुआ है। अब स्वस्थ जीवन किसे कहा जा सकता है? स्वस्थ जीवन के सूचक कौन कौन से होते हैं? स्वस्थ जीवन का मतलब ये नहीं होता कि एक व्यक्ति का स्वास्थ्य अगर अच्छा है तो वह स्वस्थ है और केवल उसी के आधार पर मानव विकास की गणना की जाती हो। तो कौन सी चीजें हैं जिनके आधार पर जिनको हम स्वस्थ जीवन कह सकते हैं किसी देश के नागरिकों का? एक एक व्यक्ति का अध्ययन नहीं किया जाता कि इसका स्वास्थ्य कैसा है, इसका स्वास्थ्य कैसा है, सामूहिक रूप से। तो कौन कौन सी चीजें हैं जो ये सूचना देती हैं कि इस देश में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हैं? तो देखो बच्चों, शिशु मृत्यता में कमी, शिशु मृत्यु दर है वो जिस देश की कम होती है उसमें स्वास्थ्य सेवाओं को उतना ही बेहतर माना जाता है। दूसरा, मातृ मृत्यता में कमी, मतलब मातृ मृत्यु दर, जन्म के समय मरने वाली महिलाओं, बच्चे को जन्म देते समय मरने वाली महिलाओं की संख्या में कमी। जिन देशों में कम है उन देशों में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर मानी जाती है। तीसरा, वर्दों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो कैसी हैं किसी देश में, मतलब इसका पता कैसे चलता है? वर्ग जनसंख्या से चल जाता है। किसी देश की वर्ग जनसंख्या ज्यादा है, इसका मतलब वहां पर वर्गों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं प्राप्त हो रही है। चौथा, पर्याप्त पोषण, किसी देश का पोषण स्तर है वो कैसा है। तो ये जो चार आधार हैं, ये चार चीजें ये देखी जाती हैं और तभी किसी देश की स्वास्थ्य सेवाओं का आकलन किया जा सकता है कि वहां पर शिशु मृत्यु दर कितनी है, मातृ मृत्यु दर कितनी है, वर्गों की संख्या है वो कितनी है और वहां के लोगों का पोषण स्तर है वो कैसा है, आदि के आधार पर स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त की जाती हैं। और इन्हीं को क्या कहा जाता है? स्वस्थ जीवन के सूचक भी कहा जाता है। सामाजिक सशक्तिकरण के सूचक अलग होते हैं। सामाजिक सशक्तिकरण कि समाज मजबूत समाज है तो लोगों के पास अगर विकल्प ज्यादा हैं, अधिक हैं, तो और अधिक विकल्प किससे संभव है बच्चों? शिक्षा से। कैसे? देखो एक उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझाता हूं। एक बच्चे ने 5वीं कक्षा पास कर ली और उसके बाद ने उसमें पढ़ाई को छोड़ दिया बीच में ही। अब वह जब बड़ा होगा तो उसके पास विकल्प क्या होगा? आप जानते हो कि 5वीं पास के लिए जैसे मान लो कि चतुर्थ श्रेणी में, 4th ग्रेड में उसका सिलेक्शन हो सकता है, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड, 3rd ग्रेड, उसके लिए उसके पास विकल्प नहीं है वो। लेकिन अगर मान लो कि वही बच्चा 5वीं की बजाय 10वीं क्लास पास कर जाता है और उसके बाद में वह पढ़ाई छोड़ता है, तो हो सकता है कि 3rd ग्रेड, 2 विकल्प हो उसके पास, 4th ग्रेड भी और 3rd ग्रेड भी। उसके बाद में वह उस समय भी पढ़ाई नहीं छोड़ता, उच्च शिक्षा प्राप्त करता है, तो उसके पास 2nd ग्रेड का एक विकल्प और बढ़ जाता है। और जैसे जैसे, कहने का मतलब यह है कि जैसे जैसे शिक्षा का स्तर बढ़ता जाता है व्यक्ति के विकल्प हैं वो भी बढ़ते जाते हैं। और विकल्पों में वृद्धि ही क्या है? समाज को सशक्त बनाती है। लोगों के पास एक से अधिक विकल्प होते हैं तो रोजगार का अभाव
नहीं होता और इसी से समाज है वो मजबूत बनता है। अगर साक्षरता स्तर की बात की जाए 2011 में भारत की साक्षरता स्तर, अब देखो समाज सशक्त बनता है विकल्पों में बढ़ती से, और विकल्पों में बढ़ती होती है शिक्षा से। तो शिक्षा का अगर हम अध्ययन करें तो 2011 में साक्षरता स्तर कितना था? साक्षरता 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता को देखते हैं तो यह है बच्चों 74.04%। ये भी मध्यम श्रेणी में आती है 74.04। और अगर इसमें से अगर पुरुष और स्त्री साक्षरता का अध्ययन करें तो देखो स्त्री साक्षरता है वो बहुत कम है, पुरुष साक्षरता तो फिर भी ठीक है, लेकिन स्त्री साक्षरता का स्तर बहुत कम है भारत के अंदर। देखो स्त्री साक्षरता कितनी है? स्त्री साक्षरता है बच्चों भारत में 65.46%। 65.46%। जैसे जैसे इनमें विकास होगा वैसे वैसे भारत में मानव विकास का स्तर, समाज है वो मजबूत बनेगा और मानव विकास का स्तर भी कुछ होता जाएगा। और जैसे ये जो अंक आप देख रहे हो 0.24, ये भी क्या होंगे? बढ़ते जाएंगे। और मध्यम श्रेणी से हो सकता है कि शिक्षा के विकास के फलस्वरूप भारत है वो उच्च श्रेणी में, इसकी तीन श्रेणियां बांटी गई है। यूएनडीपी ने मानव विकास की 3 श्रेणियां मानी है, उच्च श्रेणी, मध्यम श्रेणी और निम्न श्रेणी। तो भारत कौन सी श्रेणी में आता है? मध्यम श्रेणी में। और इसको उच्च श्रेणी में पहुंचने के लिए क्या होगा? प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाना होगा, लोगों के विकल्पों में वृद्धि करनी होगी, शिक्षा स्वास्थ्य तक पहुंच है वो लोगों की बढ़ानी होगी, तभी भारत है वो मानव विकास की उच्च श्रेणी में पहुंच सकता है। साक्षरता का अगर राज्य अनुसार अगर हम अध्ययन करें तो बच्चों केरल और मिजोरम, केरल पहले नंबर पर, मिजोरम दूसरे नंबर पर। ये भारत में साक्षरता सबसे ज्यादा इन्हीं राज्यों की है। और एसडीआई मान भी आप देखते हो कि सबसे ज्यादा केरल का है। तो देखो 93.09 केरल का कितना है साक्षरता स्तर? केरल का सर्वाधिक 93.09% जनसंख्या केरल की साक्षर है बच्चों। और मिजोरम की 91.58 है। मिजोरम की 58% और अगर न्यूनतम शिक्षा का जिक्र करें, न्यूनतम शिक्षा है बच्चों बिहार की। देखो एसडीआई मान में भी हमने पढ़ा था कि सबसे कम किसका? उड़ीसा का, बिहार का, फिर छत्तीसगढ़ का नंबर आता है। सबसे कम उड़ीसा, फिर दूसरे नंबर पर बिहार। लेकिन अगर साक्षरता की बात करें तो निचले ही पायदान पर, सबसे निचले पायदान के ऊपर बिहार का नंबर आता है बच्चों 63.82% के साथ। 63.82% साक्षरता स्तर है भारत का। तो देखो मानव विकास से क्या अभिप्राय है? मानव विकास स्वस्थ पर्यावरण, विकल्पों में वृद्धि, शिक्षा स्वास्थ्य तक पहुंच व मानव सशक्तिकरण की प्रक्रिया मानव विकास कहलाती है। मानव विकास की गणना का कार्य यूएनडीपी द्वारा 1990 से शुरुआत करके लगातार किया जा रहा है और यह संस्था है ये प्रतिवर्ष लगभग विश्व के सभी देशों का अध्ययन करके और मानव विकास रिपोर्ट तैयार करती है, उनको अंक प्रदान करती है जो एचडीआई कहलाते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। 0 से 1 के मध्य यह अंक प्रदान करती है। 2016 में इसने 188 देशों का अध्ययन किया था, जिसमें से अपना भारत 131वें नंबर पर था। भारत का एचडीआई मान कितना था? 0.624। सबसे ज्यादा एचडीआई मान वाला देश नॉर्वे और सबसे कम संयुक्त अरब अमीरात का था 2011। अब देखो आगे साक्षरता का जिक्र करें हम, सामाजिक सशक्तिकरण का, विकल्पों में वृद्धि जो मैंने बताया था आपको, जो शिक्षा से आती है, तो
भारत की अगर साक्षरता का पता करें तो 2011 में भारत की कुल साक्षरता थी 74.04%। स्त्री साक्षरता 65.46%। जिसमें राज्यानुसार देखते हैं तो सबसे उच्च पायदान के ऊपर बच्चों केरल, सबसे ज्यादा साक्षरता है केरल की 93.09%। दूसरा नंबर आता है बच्चों मिजोरम का 91.58% है। सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है बिहार 63.82% के साथ। धन्यवाद।